Hello team, hello all. Today I'm posting the next video. So I'm sharing few information with you guys. So in this video I'm gonna talk about the necessary documentation that are required for Poland work visa. जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि पोलैंड के रिगार्डिंग जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है. So I'm gonna share each and everything, how the process works and what are the mandatory documents that are required for this process. I'm going to share the information regarding the Polish national visa employment. First of all, you have to search this thing in Google Chrome. जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले Google Chrome ओपन करना है. उसमें आपको ये चीज़ सर्च करनी होगी. जैसे आपको बताता हूँ मैं, जैसे आप चेकलिस्ट फॉर पोलैंड नेशनल वीज़ा आप जैसे ही इसमें एंटर करेंगे तो उसमें आपकी एक चेकलिस्ट निकल जाएगी. आपको मैं चेक करके पूरा बता देता हूँ प्रोसेस कैसे वर्क करता है. यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है. देखो, आप जैसे बुक एन अपॉइंटमेंट ऐसे कर यहाँ पर आप गूगल क्रोम में सर्च करेंगे चेकलिस्ट फॉर नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पोलैंड. अगर आप जैसे मेंशन करेंगे तो उसमें आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा. अगर आपको इशू हो रहा तो मैं जैसी वीडियो कंप्लीट होगी इसके लास्ट में आपको सर्च करके दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे अगर ये चेकलिस्ट ओपन हो जाती है तो इसको आपको फिल करनी है, अपने हाथ से फिल नहीं करनी. यू हैव टू पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन राइट हियर. आप जैसे इसको अपना क्या करेंगे, अपना एक एडिटर ओपन कर लें. जैसे एडोब है, कोई और भी एडिटर है, उसमें आपको अपना नेम मेंशन करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको कंप्यूटर से टाइपिंग करनी है, मैनुअली नहीं लिखना, पेन से भी बता रहा हूँ. नेम, अपना फुल नेम आपको मेंशन करना है. उसके नीचे आप पासपोर्ट नंबर अपना मेंशन करेंगे जैसे आपको फर्स्ट कॉलम पे दिख रहा है. उसके बगल में आपका एक पर्पस ऑफ विजिट का ऑप्शन आता है, इसमें आप नेशनल एम्प्लॉयमेंट मेंशन करेंगे. उसके नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेंशन द ईमेल आईडी. इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ. सबसे पहले इसमें इन लोगों ने पूरा मेंशन करके बता रखा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आप डॉक्यूमेंट को इंग्लिश या पॉलिश वर्जन जिसमें भी आप अपलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर पुटिंग द इन्फॉर्मेशन. इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट है, इसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं. अगर आप पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो जैसे आपका एक इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने प्रोवाइड करी है. अगर आपका पासपोर्ट आपके वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले एक्सपायर हो रहा तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा. जैसे जो इंडिया के अंदर आपको पासपोर्ट मिलता है उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स रहती है. 10 साल के अंदर आपको रिन्यू करना होता है. 10 साल में एक्सपायर हो जाता है. जैसे आपको फॉर एन एग्जांपल आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं. अगर आप पोलैंड का आपको 2 साल का वर्क परमिट मिला है तो आप इंडिया से आपकी वैलिडिटी 3 साल की होनी चाहिए, उसमें 2 से 2.5 साल की. जब आप रिटर्न हो रहे होंगे उसके 3 महीने बाद तक का वैलिड होना चाहिए. ये जो डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट उसमें आपकी मेंशन करी होगी. इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लें. अगर पहले एक्सपायर हो रहा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. इस चीज़ का मेक श्योर कर लें. पासपोर्ट की अपनी डेडलाइन देख लें. अगर आपका जब वर्क वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, वर्क परमिट जैसे आपका एक्सपायर हो रहा है उसके 3 महीने बाद तक आपका वर्क वीज़ा वैलिड होना चाहिए. इस चीज़ का मेक श्योर कर लें. अगर 1-2 साल का बचा है तो रिन्यू करा लें. अगर वहाँ भी जाएंगे आप 1 साल के अंदर वापस आने वाले तो है नहीं, उसके बाद आपको एक्सटेंड ही करना पड़ेगा. तो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी वर्क परमिट. अपार्ट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पासपोर्ट का आपका सबसे जो पहला इसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट है इन लोगों ने मेंशन कर रखा है वही जैसा जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया. 10 साल पुराना आपका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए और जो 90 डेज़ तक आपका वैलिड होना चाहिए. 3 महीने आपको बताया जैसे आपका वर्क परमिट एक्सपायर होता है उसके बाद. और उसके बाद इन लोगों ने मेंशन करा जो फ्रंट के आपके 2 पेजेस होते हैं आपको उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है. लास्ट के 2 पेजेस उसकी कॉपी चाहिए होती है. एक फ़ोटोकॉपी आप करा लें उसकी. स्टार्टिंग 2 पेजेस जिसमें आपकी डिटेल होती है, लास्ट के 2 पेजेस जिसमें आपकी डिटेल होती है, उसकी 2 कॉपी निकाल लें आप. उसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा. वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको अपनी वेबसाइट से निकालना पड़ता है. वेबसाइट से कैसे आपको फिल करना है उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा. आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कैसे आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड थिंग इज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट ब्लैंक साइन बाय द एप्लीकेंट. अगर आप उसमें पूरा फिल करते हैं तो उसमें सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है. इनका अगर रिमार्क्स आप मेंशन करते हैं येस और नो आप मेंशन कर सकते हैं. अगर आप पे डॉक्यूमेंट है तो येस, अगर नहीं है तो नो. नो एप्लीकेबल होगा तो नॉट कर लें. उसके अगर रिमार्क्स अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. और इसके अलावा जो थर्ड थिंग है जो आपकी पासपोर्ट की फ़ोटो जो आपका फ़ोटोग्राफ होता है, फ़ोटोग्राफ का रिक्वायरमेंट है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए. 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और जो उसका साइज़ होता है 35 to 45 mm का होना चाहिए. यूरोपियन स्टैंडर्ड है. आप अगर से बात कहीं भी फ़ोटो खिंचाते हैं इतना आप उसको डायमेंशन वगैरह सब बता दें, आपकी फ़ोटो निकाल देगा इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट द फोर्थ थिंग इज चेकलिस्ट आपको ये लगानी पड़ेगी. इसका एक प्रिंट आउट निकाल के जैसे आप पूरा फिल कर लेंगे. थर्ड डॉक्यूमेंट इज चेकलिस्ट. आपको जो आपको अभी मैं शो कर रहा हूँ इसका आपको फिल करके फोटोस्टैट उसका प्रिंट आउट निकाल के लगाना पड़ेगा. उसके बाद एप्लीकेंट कवर लेटर आपको बनाना पड़ता है. मैंने पहले भी बना रखा है, अदरवाइज़ एक नया कवर लेटर बनाना होगा तो मैं आपको
स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कवर लेटर कैसे आप बनाते हैं कोई भी। अपार्ट फ्रॉम दैट द फोर्थ डॉक्यूमेंट इज document confirming the purpose of trip. Just give me a second. Yeah, apart from that, the next thing was document. You have to show the document confirming the purpose of trip, जिसमें आपका वर्क परमिट आ जाता है। इसके अलावा आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपका अकोमोडेशन लेटर होता है और कंपनी का लेटर होता है जिसमें आइडेंटिफिकेशन लेटर रहता है, जिसमें कंपनी के बारे में KRS के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, आपको वो शो करना होता है। इसके अलावा आपका जो ऑफर लेटर होता है वो लगाना पड़ता है। 4-5 डॉक्यूमेंट होते हैं आपके सपोर्टिंग, आपको सारे मेंशन करने होते हैं। इन लोगों ने पूरा इसके रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप मेंशन भी कर रखा है, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। इन लोगों ने मेंशन करके ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट एम्प्लॉयर इन पोलैंड। सबसे पहले आपका वर्क परमिट लगेगा, उसके बाद जो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन वाला डॉक्यूमेंट होता है आपका जिसमें आपका KRS नंबर सब चीज़ मेंशन होता है, तो आपको लगाना पड़ता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, वो भेजे रहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। तो थर्ड आपका डॉक्यूमेंट रहता है जो एम्प्लॉयमेंट लेटर आता है आपका, ऑफर लेटर आपको लगाना पड़ता है जिसमें आपकी सैलरी वगैरह पूरी मेंशन करे रहते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अकोमोडेशन लेटर आपको मेंशन करना पड़ता है जो फोर्थ एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है, इस चीज़ का मेक श्योर कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर डॉक्यूमेंटेशन है आपको बताता हूँ क्या चाहिए होता है, जो इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑफ द एम्प्लॉय अ लेटर फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड। ये तब होता है जब कोई इंडिया में या कहीं और पे काम, जैसे इंडिया के अंदर कोई काम कर रहा है और कंपनी कहीं और भेज रही, तो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यू गाइज। I-9 कहते हैं उसको, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। अगर कोई इंडिया के अंदर काम करता है उसको कंपनी से दूसरी कंपनी में जैसे दूसरी ब्रांच में भेजते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। दैट इज़ नॉट वैलिड फॉर यू। यू कैन मेंशन नॉट एप्लीकेबल में आप मेंशन कर सकते हैं, नो में आप इसके आगे आपको मेंशन करना है, और रिमार्क्स अपने सारे आपको मेंशन करने हैं। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके आगे येस करना है, जो नहीं है उसके आगे नो आपको मेंशन करना है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नॉट मैंडेटरी मेंशन कर रखा है पर ये बहुत रिक्वायर्ड है, इस चीज़ का मेक श्योर करें। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपका रिजेक्शन आ जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशनल जो आपके सर्टिफिकेट हैं 10th 12th की जो भी मार्कशीट आप लगा दें उसको। अगर आप पोस्टल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। नहीं करते फिर भी सही है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि आप यूरोप के अंदर रहते हैं, यूरोप के अंदर रहने के बाद आप ऐसा होता है कि 1-2 साल में कहीं और मूव करेंगे, वहाँ पर पोस्टल रिक्वायर्ड रहेगा, तो मैं आपको फिर वहाँ से आपको इंडिया आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। कंपनी है, काम हो जाता है वहाँ से भी। अगर आप पोलैंड में ही हमेशा रहना चाहते हैं तो तभी आप पोस्टल ना कराएं। अगर आपका कहीं और फर्दर प्लान है कहीं और मूव करने का, देन आप पोस्टल करा सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट। अब पोस्टल कराने के बाद जो अदर ऑप्शन है आपका वर्क सर्टिफिकेट, आपको कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा PCC बहुत मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर आप PCC फाइल करते हैं तो उसका प्रोसेस भी आपका एक नए वीडियो में बता दूंगा, कैसे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे आप फाइल कर सकते हैं। और उसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र से आप अप्लाई करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लोकल पुलिस स्टेशन से बना है या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र से बना है। मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहीं से बना है, तो एक अथॉरिटी है, वो सारा आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपको मिलता है PCC, और 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। तो आपको एक सेपरेट वीडियोज़ में बना के आपको बताऊँगा कैसे आपको बात बनाना है। और PCC के अलावा जो अदर ऑप्शन है आपका CV रहेगा, CV आपको शो करना पड़ता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लाइट आइटिनरी, आपको अपना डमी टिकट शो करना पड़ता है, कितने टाइम ड्यूरेशन से कितने टाइम ड्यूरेशन तक आपका ट्रैवल है। एक रिटर्न टिकट बनाना पड़ता है, यहाँ से भी आप टिकट बनाएंगे और रिटर्न टिकट भी बनाएंगे जब आप आएंगे, तो एक आपको डमी टिकट उसमें परचेज़ करना होता है। बहुत सारी वेबसाइट है, मैंने वीडियो भी बनाई है इसके रिगार्डिंग, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई इशू है तो एक सेपरेट वीडियो में आपको मैंने वैसे बनाई रखी है, कोई यूज़ है नहीं। मेक माई ट्रिप से कर सकते हैं, को IBBO करके है उस वेबसाइट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे अगोडा ऐप है उससे भी कर सकते हैं, और 1-2 मैं आपको चेक करके बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है आपको वो शो करना पड़ता है। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आप इनसे चेक कर लें, इनके अंदर जो भी लाइनअप हो रखा है इनका, बहुत सारे कंपनीज़ हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस बुक करने से पहले एक बार आप कॉल कर लें। रिलायंस रेलिगेयर का आप परचेज़ कर सकते हैं, और एक बार आप इनको फ़ोन करेंगे तो आपको बता देंगे इनके पैनल में कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंपनी को ये लोग अप्रूव करते हैं। और जो आपका कवरेज होता है 30,000 यूरोज से ऊपर का होना चाहिए। 30,000 यूरोज से ऊपर का तो वेल एंड गुड है, फिर आपको कोई इशू नहीं होता। अदरवाइज़ इसमें भी रिजेक्शन आ जाता है, आपका 4th नंबर का रिजेक्शन रहता है। इसके अलावा अकोमोडेशन लेटर जो मैंने आपको बताया था पहले ही, वो भी आपको शो करना है इसमें। अगर आपका कंपनी अकोमोडेशन लेटर नहीं होता तो इसमें भी बहुत रिजेक्शन आते हैं। मेक श्योर करना है इस चीज़ का अकोमोडेशन लेटर आप शो ही कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द एप्लीकेंट, हाँ, तो ये है आपका 9th वाला जो नंबर है, ये आपका बैंक स्टेटमेंट आपको शो करना होता है। लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, जिसमें आपका जो बजट होता है 3-3.5 लाख के आसपास होना चाहिए। मिनिमम 2 लाख भी शो कर सकते हैं, पर टू बी ऑन अ सेफर साइड 3-3.5 लाख रुपये आप शो करें तो वेल एंड गुड है। कोई रीसेंट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, 3 महीने से पुराने डिपॉजिट होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है तुम्हारा
प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट पर्सनल सॉल्वेंसी। अगर आपका कोई स्पॉन्सर कर सकता है तो स्पॉन्सर लेटर भी आप शो कर सकते हैं, उसमें आपको फिर बैंक बैलेंस लगाने की ज़रूरत रहती नहीं। अगर कोई आपका रह रहा है और वहाँ से आपको एक स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बना के देगा, देन देर इज़ नो नीड ऑफ शोइंग द बैलेंस स्टेटमेंट। और रेसिडेंस प्रूफ, और आपको अपना एक जहाँ भी रह रहे हैं उस पर एक आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। इट कैन बी आधार कार्ड, पासपोर्ट, और उसके बाद वोटर आईडी वगैरह शो कर सकते हैं। और 12th है पासपोर्ट डेटा पेजेस, वही आपको बताता फर्स्ट और लास्ट के एक कॉपी चाहिए होगी इसकी रिक्वायरमेंट। 2 कॉपी नहीं, 1 कॉपी इन्होंने बना रखी है। और इसके अलावा तो खैर कुछ डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड है नहीं। और अगर आपको पहले आपने शेंगन कंट्री में विज़िट करा है और आपको शेंगन वीज़ा इससे पहले प्राइमरी मिला है, तो आप उसका एक फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। अगर आप शेंगन ट्रैवल बेसिस में भी अगर यूरोप पहले गए हैं तो देन यू कैन शो दैट। और इसके अलावा तो खैर आपका अपना इसके नीचे मेंशन है, जैसे डेट, प्लेस। डेट में आपका जो आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट, ये इनके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन है। इसमें इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है कि जो पोलैंड है वो आपको, उसके पास ऐसा राइट रहता है कि जो आपका पासपोर्ट है उसको पासपोर्ट आपको सबमिट ही करना पड़ता है। और इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो लोग वहाँ से आपसे मांग सकते हैं, इसमें मेंशन करके दे रखा है। और जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है इन लोगों ने 30 डेज़ का इसमें मेंशन कर रखा है। वैसे जनरली 15 डेज़ के अंदर आपको मिल जाता है, 15 to 30 डेज़ के अंदर आपका कभी भी आ जाता है। जो मिनिमम टाइम है 15 दिन है। इसके अलावा डेट, प्लेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेम एंड सिग्नेचर ये तो खैर ऑफिस का है, ऑफिसर जो भी हो वो अपना मेंशन करेगा। और देन एप्लीकेंट सिग्नेचर में अपने आप को सिग्नेचर करने हैं जो लास्ट टाइम पे है। इसके नीचे जो भी डिटेल्स वगैरह सारे ऑफिसर की हैं। यू हैव टू डू नथिंग ऑन दैट, ये ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। और इसके अलावा अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में आपको इशू है, यू कैन रीच आउट टू मी, आई कैन गाइड यू वेल। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट का आपको एक बार क्लैरिफाई करके बता दूंगा, और पासपोर्ट से और पीसीसी कब तक का वैलिड रहता है इसके लिए एक डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बता दूंगा। अदरवाइज तो खैर सारा ईजी है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसका भी आपको बता दूंगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना, और एक ही पन्ने में आप सारा प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करें। 2 पेजेस में एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग। और सारा आपको टाइप कुछ नहीं करना है, सारा आप इसमें कंप्यूटर से ही फिल करना होगा। दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। थैंक यू गाइस।